हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल राहुल वालिया लर्निंग हब। आज की हमारी वीडियो बीएड के स्टूडेंट के लिए रहेगी। बीएड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली सीसीएस यूनिवर्सिटी, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी और आपका रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग सेम सा ही सिलेबस रहता है। और जो ये वीडियो है वो एक यूनिट होती है, एक पेपर होता है, समकालीन भारत और शिक्षा। समकालीन भारत यानी कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसके ऊपर ये वीडियो रहेगी। और ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, ये मोस्टली सभी स्टूडेंट के पास रहता है, वो साइंस स्ट्रीम से हों, कॉमर्स स्ट्रीम से हों या आर्ट स्ट्रीम से हों, सभी के पास ये जो 4 सब्जेक्ट हैं वो कॉमन रहते हैं लगभग। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये आज का जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सभी स्टूडेंट के लिए रहेगा, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, 2 तरह के कंटेंट दिखाई देंगे यहाँ पे। एक कंटेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक कंटेंट हिंदी में लिखा हुआ है। तो जो बच्चे मीडियम ऑफ राइटिंग जिनका इंग्लिश रहेगा, वो उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और जिनका मीडियम ऑफ राइटिंग हिंदी रहेगा उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ, दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, और हम इस वीडियो के बाद लगातार आपके पास बीएड से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियोस। कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। समकालीन मतलब जो पुराना हमारा प्राचीन भारत है, प्राचीन काल में भारत की शिक्षा के बारे में ये पूरा सब्जेक्ट है। तो इसमें बेसिकली 3 तरह के हमारे पास जो इरा चले हैं, एक वैदिक काल चला है, और एक बौद्ध काल चला है, एक जैन काल चला है, मतलब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आज की जो वीडियो है वो वैदिक पीरियड के लिए है, ओनली वैदिक काल। ये यूनिट फर्स्ट में आती है, एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट एजुकेशन इन इंडिया, और उसमें यूनिट फर्स्ट में से ये वैदिक पीरियड मैंने लिया है सिर्फ। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ वैदिक काल के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बाद इसमें जैन और बौद्ध, ठीक है ना, ये वाला जो काल है ये अलग से पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। आज का हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ वैदिक काल के बारे में रहेगा। तो आइए चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक पीरियड ये 2500 बीसी से स्टार्ट होकर के 500 बीसी तक चला है। बीसी के बारे में आपको बता चाहता हूं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। जैसे कि अभी हमारा 2023 स्टार्ट हो चुका है, तो 2023 में आप 2500 और जोड़ लीजिए, तो ये लगभग मोस्टली वही 4700 ईयर्स पहली बात हम बता रहे हैं, ठीक है ना। लगभग 4700 साल पुरानी बात है ये, जो वैदिक काल वाली है। कब कितनी पुरानी है? 4700 साल पुरानी लगभग बात है। तो 4700 साल से लेकर के और लगभग आपका 2700 साल, नहीं सॉरी, ये आपका हो गया 500 बीसी, 2700 और 2200 यानी 5200, सॉरी। पूरी जो ये कहानी है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये जो पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये लगभग, क्योंकि अभी हमारा चल रहा है लगभग 2023 यानी 2000 ईयर्स तो ये हो चुके हैं, और 2500 के आसपास वो हैं पुराने वाले। तो 2000 और 2500 लगभग 4500 साल पुराना हमारा ये जो है वैदिक काल है, 4500 ईयर्स। और ये कब तक चला है? ये आज से लगभग 2500 साल पुराना चला है, यानी लगभग ये 2000 ईयर्स का वैदिक काल हो गया आपका। 2000 ईयर्स तक जो सिस्टम रहा हमारे समाज के अंदर, वो वैदिक काल चला है, उसको वैदिक काल हम बोलते हैं। इसमें भी 2 आते हैं, एक अर्ली वैदिक पीरियड जो शुरुआत में था, और एक बाद का आता है। तो शुरुआत के जो 500 और 1000 साल रहे हैं वो अर्ली में आते हैं, और बाद वाले में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 एजुकेशन इन इंडिया,
वैदिक पीरियड ये चला है 2500 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक। इसको हम ब्राह्मण सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी हम इसको कहते हैं। तो मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की वैदिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। तो शिक्षा की वैदिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रशासन और वित्त। तो सबसे पहला जो हेडिंग है हमारा, शिक्षा की वैदिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी, उसका सबसे पहला हेडिंग क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का प्रशासन क्या था और उसका वित्त यानी पैसा कहाँ से आता था। तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे हेडिंग लिखे हैं, ये फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल। उस टाइम की जो एजुकेशन सिस्टम था वो राज्यों के नियंत्रण से बाहर थी, उस पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है ना। मतलब ऐसा हो सकता था कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई उसके लिए फंड दे सकती थी, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था कि स्टेट गवर्नमेंट को ही शिक्षा हर व्यक्ति को दिलानी है, वो उसकी जिम्मेदारी है। तो स्टेट गवर्नमेंट के बाहर था, वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त था। ये कंपलसरी नहीं था कि एक राजा को एजुकेशन सिस्टम सभी के लिए लागू करना है, सभी को एजुकेशन देनी है। जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि भारत में 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा है, ठीक है ना। तो ऐसा उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था। जो एजुकेशन थी वो स्टेट कंट्रोल से बिल्कुल आउट थी, कोई कंपलसरी नहीं था। राजा चाहे तो पैसा दे सकता था और नहीं चाहे तो नहीं दे सकता था, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। ओके, उसके बाद आते हैं फ्री एजुकेशन। उस टाइम पे जो एजुकेशन थी वो फ्री थी, उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती थी कि आपको फीस देनी है, कोई बिल्कुल से आपको फिक्स कर दिया गया कि आपको इतने रुपए महीना देना है। ऐसा कोई सिस्टम वैदिक काल में नहीं था। फ्री एजुकेशन थी, यानी आप कह सकते हैं मुफ्त शिक्षा थी उस टाइम पे। थर्ड पढ़ते हैं, ये हम टॉपिक आपने देखा होगा यहाँ पे, ये जो मैंने टॉपिक बता रहा हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इनकम, डोनेशंस, दान एंड गुरु दक्षिणा। अब आप कहेंगे कि सर स्टेट गवर्नमेंट तो उसके लिए कुछ नहीं देती थी, एजुकेशन भी फ्री थी, तो फिर शिक्षा के लिए पैसा कहाँ से आता था। देखो, बच्चों को पढ़ना है, बुक्स भी आनी होती है, टीचर्स जो उनको पढ़ा रहे हैं तो उनका भी खर्चा चलना होता है, उनकी फैमिली चलनी होती है, उनके पीछे भी परिवार होते हैं, तो ये सब कहाँ से आएगा। तो उसके लिए सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे उस टाइम पे, वो थे डोनेशंस। जो बड़े बड़े लोग थे, अमीर धनी लोग थे, वो उसके लिए डोनेशन देते थे, ठीक है ना, दान देते थे लोग बाग। जो आश्रम होते थे, गुरु के आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे, वहाँ पे लोग कोई अनाज पहुँचा रहा है, कोई कपड़े पहुँचा रहा है, किसी के पास पैसा है तो पैसा दे रहा है। मतलब यही नहीं है कि जो शिक्षा को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है उसी को पैसा देना है, उसी को फीस पे करनी है, बल्कि समाज के जो धनी व्यक्ति होते थे, धनी वर्ग होता था, वो वहाँ पे कपड़ों से, भोजन से, अन्न से, ठीक है ना, वो अपनी तरफ से पूरी लोग वहाँ पे दान दक्षिणा दिया करते थे। एंड गुरु दक्षिणा, ये गुरु दक्षिणा वाला जो पार्ट है, देखिए ये फीस नहीं था। फीस क्या है, फीस तो सपोज कीजिए 1000 पर मंथ आपकी फिक्स हो गई, लेकिन गुरु दक्षिणा फिक्स नहीं होती थी, वो स्वेच्छा से होती थी, डिजायरेबल थी, आप अपनी मर्जी से दे सकते थे, वो भी जब आपकी एजुकेशन फिनिश हो जाएगी उसके बाद। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही आपको कंपलसरी कर दिया कि भैया आपके पास अगर गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है तो हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसा कोई कुछ नहीं, कोई गुरुकुल नहीं कहता था, ठीक है ना। तो लोग अपनी मर्जी से, अब जब उनके बच्चे पढ़ जाते थे, पढ़ के वहाँ से आते थे, तो गुरु को अपनी मर्जी से जो कुछ चाहे वो दे सकते थे। ऐसा कोई पाबंदी नहीं थी कि इतने पैसे आपको हर महीने देने हैं, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट अभी मैंने आपको बताए हैं। अभी आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन मतलब भारत शिक्षा की जो थी वो संरचना और संगठन क्या था। शिक्षा की संरचना कैसी थी, किस प्रकार से शिक्षा को पढ़ाया जाता था, और संगठन यानी कौन पढ़ाने वाले कौन थे, कैसे पढ़ाई जाती थी जब स्टेट गवर्नमेंट से बाहर थी, जब स्टेट का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, स्टेट का कोई कंट्रोल ही नहीं था, तो फिर कैसे पढ़ाते थे, कौन पढ़ाता था। तो इस पर बात करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी बच्चे को। प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा को बोलते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में सबसे पहले विद्यारंभ संस्कार किया जाता था बच्चे का। विद्यारंभ संस्कार ये घर के अंदर ही किया जाता था। हर घर का अपना एक पुजारी होता था, एक प्रीस्ट होता था, जो बच्चे को एक बेसिक एजुकेशन देता था, जो मूलभूत शिक्षा बच्चों को। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पे दी जाती थी, घर का ही पुजारी मंदिर में, ठीक है ना,
जो मंदिर में आसपास या आसपास रहने वाले कुछ आश्रम बना लेते थे छोटे गांव में ही, तो घर के प्रीस्ट ही उसको एजुकेशन देते थे। और ये जो एजुकेशन स्टार्ट होती थी ये एट द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बच्चे की हो जाती थी स्टार्ट। और इसको देता कौन था? फैमिली प्रीस्ट, यानी पारिवारिक पुजारी होते थे। हर परिवार के अपने पुजारी होते थे जो उसको धर्म से संबंधित और तहजीब से संबंधित इस तरह की शिक्षा देते थे। तो ये प्राइमरी एजुकेशन इस प्रकार से, इसके लिए किसी गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं होती थी, ये घर के आसपास ही उसको दी जाती थी, घर का पुजारी उसको देता था। उसके बाद सेकंड क्या होता है? सेकंड होती थी हायर एजुकेशन, इसको कहते हैं उच्च शिक्षा। ये कहाँ पे होती थी? हायर एजुकेशन के लिए 8 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बच्चे का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार मतलब उस बच्चे को गुरु को समर्पित किया जाता था। गुरु के सापेक्ष उसको घर में हम यज्ञ हवन करवा करके, उसको यज्ञोपवीत पहना करके 8 साल की उम्र में हम उसे गुरु के हवाले करते थे। जो भी हम देखते थे कि हमें किस गुरुकुल में पढ़ाना है, किस गुरु को उसको अपने बच्चे को सौंपना है पढ़ाने के लिए, तो उससे पहले उसका एक उपनयन संस्कार होता था, घर पे यज्ञ होता था, यज्ञ में गुरु को बुला करके बच्चे को सौंपा जाता था। ठीक है ना? और ये वाली जो शिक्षा होती थी ये गुरुकुल में होती थी, इसको बोलते हैं हम हायर एजुकेशन और उच्च शिक्षा। तो ये शिक्षा की संरचना और संगठन में आता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब क्या आता है? एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श। शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? शिक्षा मतलब पढ़ाई क्यों कराई जाती थी उस टाइम पे बच्चों को, ठीक है ना? और उसके आइडियल्स, आदर्श क्या थे? तो प्रिजर्वेशन, सबसे पहला हेडिंग इन्होंने दिया है, प्रिजर्वेशन एंड इनहेंसमेंट ऑफ हेल्थ। सबसे पहला शिक्षा का उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन। बच्चा स्वस्थ रहे, उसे क्या खाना है, क्या पीना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, ये सब बातों के लिए उसको सबसे पहला उद्देश्य होता था कि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको शिक्षा दी जाती थी, स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन। ओके। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास, यानी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बच्चे की ज्ञान को इन्हेंस करने के लिए भी शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि लोग कहते हैं कि ज्ञानम मनुष्यम तृतीयम नेत्रम, ज्ञानम मनुष्यम तृतीयम नेत्रम, ये कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि ज्ञान जो होता है वो मनुष्य का तृतीय नेत्र होता है। हमारी 2 आंखें, हम मतलब वी हैव 2 आइज इन अवर बॉडी फिजिकली, लेकिन हमारा जो तृतीय नेत्र है वो क्या होता है? वो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारा जो तृतीय नेत्र होता है वो हमारी एजुकेशन है, हमारा ज्ञान है। तो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज में क्या क्या दिया जाता था उसको? ग्रामर की शिक्षा पढ़ाई जाती थी, व्याकरण की। एग्रीकल्चर से संबंधित, खेती से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, यानी कृषि से संबंधित। कैटल रियरिंग, पशु पालने से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, पशु का पालन पोषण कैसे होता है इसके रिगार्डिंग शिक्षा दी जाती थी। आर्ट्स एंड स्किल्स, कला और कौशल की शिक्षा दी जाती थी। कला और कौशल में ही सब कुछ आता है, जैसे गायन और जो म्यूजिक इक्विपमेंट होते हैं, तबला वादन, ढोलक बजाना, बांसुरी बजाना, ठीक है ना? जितने भी म्यूजिक इक्विपमेंट्स आते हैं ये कला और कौशल में ही आते हैं सारे के सारे। ओके। उसके बाद रिलीजन एंड एथिक्स, धर्म और नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। अपने धर्म से संबंधित शिक्षा, अपने धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। नैतिकता, नैतिकता क्या होती है? समाज में हमें किस तरह से रहना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान कैसे करना चाहिए, दूसरों से बोलचाल का तरीका, अपने घर में अतिथि का आग्रह, अतिथि आग्रह होता है उसका सत्कार करना, ठीक है ना? अतिथि देवो भव है। तो ये नैतिकता में आते हैं, सभी एथिक्स में आते हैं, मॉरलिटी में आते हैं, कि सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, कि हम समाज में रहते हैं, हम इस दुनिया में आए हैं तो किस तरह का व्यवहार यहाँ पे करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रिलीजन एंड एथिक्स। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है, मतलब शिक्षा के उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है? सोशल एंड नेशनल ड्यूटीज। हमारे खाली ये नहीं कि हमें अपने लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं, हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य क्या हैं? राष्ट्रीय क्या होता है? अपने देश के प्रति, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, तो उसके बारे में जो एजुकेशन दी जाती थी दैट इज कॉल्ड सोशल एंड नेशनल ड्यूटीज, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य। मतलब हमारे पेरेंट्स, सर्विस टू पेरेंट्स, सर्विस टू सोसाइटी, पितृ ऋण, गुरु ऋण एंड देव ऋण। माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, ठीक है ना? तो ये सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य होते हैं हमारे। पितृ ऋण में हमारे माता पिता आ गए, गुरु ऋण में हमारे गुरु आ गए, और देव ऋण में
देवऋण में हमारा जो हमसे संबंधित और लोग हैं, जिससे हमें कि सपोज कीजिए सूरज है, सूरज देवता है, ठीक है ना, पृथ्वी से ये हमारी जो नेचर है ये भी हमें बहुत कुछ देती है, तो इसको ये देव ऋण में आता है। सूर्य हमें हर टाइम एक एनर्जी देता है, अगर सूर्य नहीं होगा तो मतलब इम्पॉसिबल टू लिव, रहना मुश्किल होता है, एक भी दिन हम नहीं रह सकते सूरज के बिना, तो ये देव ऋण में आते हैं। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति का विकास। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? संस्कृति को विकसित करना। इसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। हमारी संस्कृति में सबसे पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम बोला गया है उसको। तो गृहस्थाश्रम होता था। गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम है जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम ही होता है। 8 साल, जब मैंने बोला आपको पीछे अभी, उपनयन संस्कार होता था बच्चे का, उपनयन संस्कार के बाद उसको गुरुकुल में भेजा जाता था। तो जब तक उसका उपनयन संस्कार के बाद जब तक उसका विवाह नहीं होता था तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको रहना पड़ता था, एक ब्रह्मचर्य जीवन उसको जीना पड़ता था, ठीक है ना। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है। गृहस्थ आश्रम शादी के बाद अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपना परिवार नियोजन करना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी परवरिश करना, उनका विवाह करना, ये सब गृहस्थ आश्रम में आता है। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम होता है अपनी जिम्मेदारियों को अपने बच्चों को सौंप देना। अपनी जिम्मेदारियों को, उनका बच्चों का विवाह करने के बाद उनको, जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद उनको हम सौंप देना, और उसके बाद अपने अपने आप को परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त कर लेना। दैट इज कॉल्ड वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि घर पे रहते रहते ही आपको घर की जिम्मेदारियों को अपनी संतान को देना होता था। बस आप देखते रहेंगे, आप उनके बीच में टोकाटाकी नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड वानप्रस्थ आश्रम। उसके बाद आता था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम बोले तो आपको घर से बाहर निकल करके वन की ओर प्रस्थान कर जाना, वन में कोई अपना ठिकाना बना लेना, वहाँ पे लोगों को उपदेश देना, जो आपने ज्ञान अर्जन किया है उसका फ्री, निःशुल्क लोगों को उसका उपदेश देना, लोगों को शिक्षा देना, फ्री शिक्षा देना, और धर्म की बढ़ोतरी करना। तो ये इसमें आता था संन्यास आश्रम। इसमें आपको घर की मोह माया को बिल्कुल त्यागना होता था, ये जंगल में जाकर के आपको जीवन बिताना होता था। दैट इज कॉल्ड संन्यास आश्रम। और इसके लिए एक एज होती है, क्योंकि आज की एज में अगर मैं आपको बताऊं तो 100 साल का लगभग व्यक्ति होता है। अगर आज भी हम इसको करना चाहते हैं तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, 25 से 50 साल तक आपका गृहस्थाश्रम होता है, 50 से 75 साल तक आपका वानप्रस्थ आश्रम होता है, और 75 से 100 साल तक आपका संन्यास आश्रम होता है। लेकिन आज एज कम हो गई है, एज दिन पर दिन आदमी की कम होती जा रही है, क्योंकि हमारा खान पीन बदलता जा रहा है, ठीक है ना। अब शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श हम पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको याद दिला दूं, भूल मत जाना। उसका 5वां हेडिंग आता है मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। शिक्षा क्यों दी जाती थी? मनुष्य के नैतिक और चरित्र के विकास के लिए, उसका नैतिक विकास हो, उसके चरित्र का विकास हो। इसलिए आज भी हम एजुकेशन क्यों ग्रहण करते हैं? ताकि हमारा करेक्टर बिल्ट हो, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेंस ऑफ सेलिबेसी, कंट्रोल ऑफ डेंस ऑर्गन्स एंड सेल्फ कंट्रोल, रिलीजन एंड एथिक्स, ब्रह्मचर्य का पालन के लिए सघन अंगों का संयम और आत्मसंयम और धर्म और सदाचार के लिए शिक्षा दी जाती थी उस टाइम पे। नैतिक और चरित्र विकास, शिक्षा लेते समय आपको बताया जाता था कि ब्रह्मचर्य का पालन किस तरह से करना है। अपने जो शरीर की इंद्रियां हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों को कुछ ना कुछ देखने की, कुछ ना कुछ सुनने, गलत सुनने की, कुछ ना कुछ गलत बोलने की, कुछ ना कुछ, हमारी शरीर में जितनी भी हमारी इंद्रियां होती हैं कुछ ना कुछ गलत करने की आदत होती है। उन गलत चीज़ों को कैसे रोकें, कैसे अपने नियंत्रण में रखें, इसके लिए हमारा करेक्टर कैसे बिल्ड हो, हम अच्छा चरित्र का विकास कैसे करें, उसके लिए शिक्षा दी जाती थी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप इन्हीं से आप देख रहे हैं कि मैं जो बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं ये हेडिंग्स हैं, और बीच में जो मैंने कोमा कर करके कुछ नीचे ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो ये एक मैटर है। लॉन्ग क्वेश्चन आप इसमें से ही बनाएंगे। आपके पास 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड फिर लॉन्ग, ठीक है ना। तो आप इसमें से ही बनाएंगे। आपका क्वेश्चन बताएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप 3 से 6 पेज तक लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6 पेज तक, ठीक है ना, मैक्सिमम 6 पेज तक लिख सकते हैं। और कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसका 1 पेज का लिखेंगे, और उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्टिव या वन वर्ड में आ रहा है तो उसको आप कम से कम वो कहना चाहिए कि 50 वर्ड में तो लिखेंगे एटलीस्ट, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे आंसर देना होता है।
अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाना है, देखो ये हेडिंग तो यही रहेंगी लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको सुनना है और उसको अपनी लैंग्वेज में बना के वहां पे लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन पे हेडिंग यही रहने वाली है, हेडिंग ये रहने वाली है, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए वहां पे क्वेश्चन आ गया कि वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श बताइए, तो उसकी हेडिंग जो मैं आप यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 5 हेडिंग बता चुका हूँ, एक हेडिंग और आगे आने वाली है, तो वहाँ पे ये हेडिंग लिखेंगे आप, और उसमें हेडिंग के अंदर जो मैटर लिखने वाले हैं आप, लगभग एक हेडिंग के अंदर आप 100 वर्ड लिख सकते हैं, 50 वर्ड लिख सकते हैं, तो इससे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बढ़ता चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 6, एजुकेशन किस लिए दी जाती थी, फिर वहीं आते हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। एजुकेशन ऑफ लिवलीहुड, आर्ट्स एंड स्किल्स, लिवलीहुड आजीविका, कला और कौशल की शिक्षा दी जाती थी। मतलब भाई आदमी पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है, जीविका कमाने के लिए, अपने परिवार का गृहस्थ आश्रम जो आया, वो जो 25 से 50 साल की जो बीच का जीवन उसको जीना है, वहां पे उसको बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा, उसके लिए उसके पास कोई कला होनी चाहिए, कोई कौशल होना चाहिए, ठीक है ना। कोई या तो कौशल को कहाँ कहाँ से हो सकता है, या तो वो ब्राह्मण हो, अगर ब्राह्मण है तो टू टीच, पढ़ाएगा, क्षत्रिय है तो डिफेंस में, आर्मी में जॉब कर सकता है, ये पहले से होती थी आर्मी हमारी, तो ये जो ब्राह्मण होते थे वो सिखाने का काम करते थे, पढ़ाने का, क्षत्रिय का करते थे, रक्षा में काम करते थे, आर्मी सेना में भर्ती होते थे, उसमें भी अलग अलग रेंज होती थी, सैनिक हो गया, फिर कमांडो वगैरह, वैसे सब पुरानी प्रथाएं हैं, सब चलते ऐसे ही आ रहा है। वैश्य टू बिजनेस, वैश्य शिक्षा क्यों ग्रहण करते थे, व्यवसाय के लिए, खेती बाड़ी करना, व्यापार करना, सामान को इधर से खरीद करके दूसरे देश में बेच के आना, तो ये सब वैश्य समाज का काम था। और शूद्र वर्किंग क्लास थी, ये काम करती थी इन तीनों क्लास के लिए। शूद्र मजदूर वर्ग होता था, शूद्र क्या था, मजदूर वर्ग, अनपढ़ लोग। और वैदिक काल की सबसे जो एक गलत बात यहाँ पे हम गलती कहेंगे कि वो यही थी कि शूद्र वर्ग को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, एक अशिक्षित वर्ग को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। सिर्फ 3 वर्ग के लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्ग के लोगों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। शूद्र को, मजदूर वर्ग को सिर्फ काम करने का काम ही करते थे वो लोग, उनको पढ़ने के लिए कोई अधिकार नहीं था। 7, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, 7वां हेडिंग क्या आया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास, हमारे अंदर का कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है ना। लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन एंड एथिक्स से संबंधित शिक्षा, भाषा, साहित्य, धर्म और नैतिकता की शिक्षा, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक विकास। इसके लिए भी हम पढ़ाई पढ़ते थे, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आ सकता है। आगे चलते हैं, करिकुलम ऑफ एजुकेशन। अब जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो खत्म हो चुके हैं, अब आते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। करिकुलम बोल सकते हैं, सिलेबस को भी बोलते हैं। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, इसको पढ़ते हैं। अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया था इसको, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो करिकुलम ऑफ एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी। प्राइमरी एजुकेशन में लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, भाषा का ज्ञान दिया जाता था बच्चे को, मतलब संस्कृत भाषा उस टाइम पे मुख्य भाषा होती थी, और ग्रामर यानी व्याकरण के बारे में बताया जाता था। सिंपल कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स की यानी जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना, इस तरह की जो सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन थी वो सिखाई जाती थी प्राइमरी एजुकेशन में। सोशल बिहेवियर, हमें अपने माता पिता के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है वो सिखाया जाता था। एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़, और कुछ धार्मिक क्रियाकलाप भी सिखाए जाते थे, यानी भाषा, व्याकरण, सरल गणना, सामाजिक व्यवहार और धार्मिक गतिविधियों से संबंधित शिक्षा प्राथमिक एजुकेशन के अंदर आती थी। करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। देखो, फिजिकल एक्सरसाइज ये हायर एजुकेशन में सिखाई जाती थी, योगा करना, कैटल रेयरिंग, पशुपालन से संबंधित क्रियाकलाप कहाँ सिखाए जाते थे, हायर एजुकेशन में। क्राफ्ट एंड स्किल्स कहाँ सिखाई जाती थी, हायर एजुकेशन में। राजनीतिक शिक्षा हायर एजुकेशन में, आज भी यही है। जियोलॉजी, भूगोल से संबंधित शिक्षा कहाँ पे सिखाई जाती थी, हायर एजुकेशन में। मेडिकल साइंस से संबंधित शिक्षा, चिकित्सा पद्धति किसमें आती थी, हायर एजुकेशन में आती थी। मिलिट्री साइंस कहाँ सिखाई जाती थी, हायर एजुकेशन में। पुराण कहते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, देव विष्टा एंड भूत विद्या, इसको आगे पढ़ते हैं हिंदी में। शारीरिक व्यायाम, पशुपालन, शिल्प और कौशल, राजनीति, भूविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, सैन्य विज्ञान, पुराण,
अर्थशास्त्र, देवदृष्टि और भौत विद्या, ये सब कहाँ पढ़ाई जाती थी? उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम होता था ये। अब सबसे मेन चीज आती है यहाँ पे, वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक अपरा और एक परा। अपरा और परा को उस टाइम पे मुख्य पाठ्यक्रम में आता था ये। देखिए अपरा क्या कहते हैं, अपरा में लैंग्वेज, ग्रामर आते थे, लेकिन जो परा करिकुलम था, परा जो वो वेदास, उपनिषद, वर्शिप, यानी जो गॉड तक जाने वाली चीज़ें हैं, जो हमें भगवान की ओर ले जाती हैं, धर्म की ओर ले जाती हैं, वो परा में आती हैं। और अपरा में जो हमारे व्यवहार में आती हैं, जो हमारे जीवन शैली से संबंधित चीज़ें हैं, वो आती थी अपरा में। तो अपरा में आपका लैंग्वेज आ गई, ग्रामर आ गई, लिटरेचर आ गया, जियोलॉजी आ गई, पॉलिटिक्स आ गई, और फिजिकल एक्सरसाइज आ गई, कैटल रियरिंग आ गई। ये सब अपरा में आते थे। लेकिन परा में क्या आते थे? सिर्फ वेदों का, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना, जो हमें गॉड तक ले जाए, जो हमें भगवान तक ले जाए, ऐसी शिक्षा को हम परा कहते थे, परा करिकुलम में आता था। ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में यहां पे बताया गया है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के तरीके क्या थे? शिक्षण के तरीके किस तरह से पढ़ाया जाता था उस टाइम पे, जैसे आज किस तरह से पढ़ाया जाता है, उस टाइम पे कैसे पढ़ाया जाता था? सबसे पहला है इमिटेशन, रिपीटिशन एंड रोट मेथड, यानी नकल, दोहराना बार बार और रटने की विधि। यही थी उस टाइम पे, नकल करना, देख के उतारना, बातचीत को बार बार दोहराना और रटना। सेकंड है एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन मेथड, स्पष्टीकरण और चित्रण विधि, चित्र बना करके किसी चीज़ का उसको समझाना, उसको एक्सप्लेन करना। गुरु, टीचर जो होते थे वो खड़े होकर के, जो शिक्षक होते थे खड़े होकर के उसको पूरा बखान किया करते थे। ठीक है ना? स्टेटमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस मेथड, यानी कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि। कथन कहना, प्रदर्शन किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना। सपोज कीजिए पानी के बारे में बताना है, तो पानी को ला करके दिखाना कि ऐसे ऐसे कोई भी चीज़ मैं बनाता हूँ, जिसको आज भी हम देखते हैं कोई मॉडल बनाते हैं। ठीक है ना? तो डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ों को सिखाना, ये उस टाइम पे भी था। क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन एंड डिबेट, प्रश्न उत्तर, चर्चा और बहस। ग्रुप बना लेते थे गुरु लोग उस टाइम पे, और आपस में एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते थे। एक प्रश्न करता था, एक उत्तर करता था। आपस में किसी भी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते थे। चर्चा करने से भी किसी टॉपिक के बारे में हम उस चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं, और फिर उस पर बहस करना यानी डिबेट करना, इससे भी हम उस चीज़ को जल्दी सीख जाते थे। तो ये पहले काम, ये जो इस तरह के काम हैं, ये पहले से चलते आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं श्रवण, मनन एंड निध्यासन, यानी लिसनिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस। पहले किसी चीज़ को सुनना, फिर उसका मनन करना, और निध्यासन मतलब उसका अभ्यास करना बार बार। सपोज कीजिए धनुर्विद्या सिखानी है, तो पहले उसको सुनना पड़ेगा कि जो गुरुजी बता रहे हैं उसको हमने सुन लिया। ठीक है ना? फिर हम सीख गए, लेकिन वो आएगी कब? जब हम उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ज़्यादा हम उसमें पारंगत हो जाएंगे। उसके बाद लॉजिक मेथड होते थे, तर्क विधि, अभी भी आज के सिलेबस में आ चुकी है तर्क विधि, और स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कहने की विधि। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देखो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में भी कोई सबसे अच्छी चीज़ हमें अगर समझनी है तो दो तरीके होते हैं, या तो उसको कहानी बना करके उसको चीज़ को बताया जाए, या फिर उसको चित्रण किया जाए, उसको चित्र बना करके। आप कोई मूवी देख लेते हैं तो मूवी आपको एकदम से याद हो जाती है पूरी स्टोरी उसकी, लेकिन आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है ना? या तो एक कहानी के रूप में हो तो कहानी याद हो जाती है। तो हमें दो ही चीज़ें याद रखती हैं जल्दी से, एक तो हम जब किसी चीज़ को पिक्चर के रूप में देखते हैं, या फिर उसको सुनते हैं कहानी के रूप में, तब हमें वो याद हो जाती है। तो ये मेथड्स ऑफ टीचिंग थे, शिक्षण के तरीके उस टाइम के, वैदिक काल के। डिसिप्लिन क्या होता था, अनुशासन कैसा था उस टाइम पे, क्या जैसे बच्चे आजकल के हैं ऐसे ही बच्चे उस टाइम पे हो रहे थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। डिसिप्लिन मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल कंट्रोल। देखो अनुशासन का अर्थ था शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक नियंत्रण, अपने शरीर पे, मन पे और आध्यात्मिक नियंत्रण करना होता था। इंटॉक्सिकेटिंग, गैम्बलिंग, किलिंग काउ, टेलिंग लाइज एंड बैकबिटिंग नॉट अलाउड, मतलब नशा करना, जुआ खेलना, गाय की हत्या करना, झूठ बोलना और चुगलखोरी की अनुमति नहीं थी। उस टाइम पे ये सब काम नहीं, बिल्कुल एक तरह से कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड थे। अगर कोई कर देता था उसको दंड दिया जाता था। ठीक है ना? तो ये काम बिल्कुल बंद थे उस टाइम पे। आगे चलते हैं, और क्या था। टीचर्स क्या होते थे, टीचर्स के बारे में बताएं। टीचर्स, गुरु, वेरी स्कॉलरली, सेल्फ स्टडियस, रिलीजियस एंड पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, मतलब हमेशा पढ़ते रहना, धार्मिक व्यक्ति और एक बहुत अच्छे चरित्रवान व्यक्ति को ही शिक्षक बनाया जाता था, वही लोग गुरु होते थे। ऐसा नहीं कि खुद बहुत सारी हमारे अंदर खोट हैं और हम एक गुरु बन गए, ऐसा नहीं था।
एक टीचर्स का, एक गुरु का जो चरित्र होता था उस समय पे एक अलग ही होता था, समाज के अंदर एक अलग छवि होती थी, उसका सम्मान था। ये नहीं खाली उसके शिक्षा ही उसकी सम्मान करते थे, बल्कि समाज के अंदर समाज का जो विशेष वर्ग होता था उसमें उसका सम्मान होता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गुण होते थे। तो ये टीचर्स के और क्या काम होते थे भैया, देख लेते हैं। दे अरेंज फॉर लॉजिंग, फूड एंड क्लॉथिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बच्चों के लिए आश्रम जैसे गुरुकुल खोला, तो गुरुकुल में बच्चों के लिए खाने पीने का, उनके कपड़ों का जो व्यवस्था थी ये गुरु लोग ही किया करते थे। उसके लिए घर से किसी के यहाँ खाना, लंच के बॉक्स नहीं भिजवाए जाते थे कि भैया लंच बॉक्स दे के आना, लंच आ गया, लंच हो गया, ऐसा नहीं था। वो गुरुकुल के अंदर वो जिम्मेदारी होती थी शिक्षक की कि अपने बच्चों के लिए, गुरुकुल के लिए वो ही फूड एंड लॉजिंग का प्रबंध किया करते थे। लुक आफ्टर देयर हेल्थ एंड मेड एफर्ट्स फॉर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट। मतलब उनके, अगर वो बीमार पड़ गया तो उसकी जिम्मेदारी भी गुरु की ही थी कि उसको दवाई देनी है, उसको जितना भी प्रकार का कोई इलाज होता था कोई भी बीमारी का, तो वो गुरु का काम होता था जब तक वो वहाँ पे उसके पास रह रहा है। और उसका हर तरीके का जो विकास, चरित्र का विकास था, वो सब जिम्मेदारी एक गुरु की होती थी। ठीक है ना। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। शिक्षक जो हैं बहुत विद्वान, संवेदनशील, धार्मिक और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति होते थे। उन्होंने छात्रों के रहने, खाने और कपड़ों की व्यवस्था की, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करते थे। ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति शिक्षक होते थे उस टाइम पे। अब स्टूडेंट, शिक्षक के बारे में पढ़ लेते हैं भैया। छात्र कैसे होते थे। अनमैरिड स्टूडेंट्स कॉल्ड ब्रह्मचारी। उस टाइम पे अविवाहित छात्र ही बच्चे बस होते थे, अविवाहित ही होते थे स्टूडेंट। जैसे कि आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो BA MA में मैरिज के बाद भी जाकर के एग्जाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा उस टाइम पे नहीं था। अनमैरिड यानी अविवाहित छात्र जिन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था, वो शिष्य होते थे। दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ईट सिंपल एंड प्योर सात्विक फूड। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, सादा और शुद्ध सात्विक भोजन करना पड़ता था। यानी कि मसालेदार चाउमीन खा रहे हैं भैया, बर्गर खा रहे हैं, मोमोज ले आओ आज, ठीक है ना, सैंडविच खा लो, तो उससे दूर रहना पड़ता था उन्हें। अकॉर्डिंग टू जो गुरुकुल के रूल्स थे, जो टीचर उन्हें खाने के लिए, जो उनके स्वास्थ्य के लिए फिट रखे उनको, जिससे नींद कम आए, वो फिट रहे हमेशा, ठीक है ना, ब्रह्मचारी बने रहे, ब्रह्मचर्या का पालन करने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरह का भोजन उन्हें खाने के लिए दिया जाता था। ठीक है ना। एंड दे हैड टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर गुरुकुल। अब देखिए, गुरुकुल के लिए मतलब खाना पीना की व्यवस्था करना ठीक है, गुरु की जिम्मेदारी थी, टीचर्स की, गुरुकुल की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो प्रबंध कौन करते थे, वो स्टूडेंट्स ही करते थे। स्टूडेंट्स एक तरह से आर्मी थी गुरुकुल की, मतलब गुरु उनको यूज करते थे। सपोज कीजिए लकड़ी लानी है कहाँ से, वो तो काम गुरुकुल करेगा, लेकिन लाएगा कौन, वो शिष्य ही लाते थे, स्टूडेंट्स ही लाते थे। सपोज कीजिए खाना लाना है, कभी कभी गुरुकुल में खाना खत्म हो गया तो आसपास के जो गांव होते थे वहाँ से जाकर के भिक्षा मांग के लाते थे। वो कौन लाते थे, वो शिष्य ही लाते थे। ठीक है ना, उसमें गुरु नहीं जाते थे मांगने के लिए, शिष्य ही जाते थे। तो उन्हें गुरुकुल के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी थी। ये काम किसका होता था, शिष्यों का होता था। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या काम होते थे भैया स्टूडेंट्स के, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। टू लुक आफ्टर द क्लीनलीनेस एंड अदर अरेंजमेंट्स ऑफ गुरुकुल। मतलब गुरुकुल की साफ सफाई करना, और वहाँ पे लकड़ी खत्म हो रही है, पानी खत्म हो रहा है, पानी निकालना, कुएं से पानी निकाल करके वहाँ पे पिलाना, तो ये सब काम किसका होता था, शिष्यों का होता था। टू मसाज द फीट ऑफ द टीचर्स बिफोर गोइंग टू बेड। अपने गुरुओं के पैरों में मसाज करते थे, तेल से मालिश करते थे, उनके पाँव दबाते थे, क्योंकि रात गुरु थक जाते थे, सोने से पहले अपने गुरुओं के पाँव दबाते थे। ठीक है ना, ये काम करते थे शिष्य लोग। टू सीक आर्म्स एंड अरेंज फूड फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ गुरुकुल। गुरुकुल में रहने वाले गुरु के जितने भी अतिथि आते थे और लोग भी आते थे गुरुकुल्स में, तो गुरुओं के लिए, गुरु वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, और जो अतिथि लोग आते थे सबके लिए खाने का प्रबंध कौन करते थे, वो बच्चे करते थे। टू पे गुरु दक्षिणा एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। और जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो उसके लिए क्या करते थे, गुरु दक्षिणा का उनको देते थे। गुरु में वहाँ पे गुरुकुल में कुछ ना कुछ पैसे दे के आते थे। तो गुरुकुल, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। गुरुकुल की सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखना, सोने से पहले शिक्षकों के पैरों की मालिश करना, भिक्षा मांगना और गुरुकुल के निवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा देना, ये सब काम किसके थे भैया, स्टूडेंट्स के। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट वर द वर्क्स ऑफ पपिल्स इन वैदिक इरा। वैदिक काल में जो पपिल्स होते थे उनके काम क्या होते थे, कि छोटे क्वेश्चन के रूप में आ सकता था है। और गुरु का करेक्टर कैसा होता था, गुरु को काम क्या क्या काम करना पड़ता था, ये आ सकता है। तो देर आर सो मैनी क्वेश्चंस जो यहाँ से बन सकते हैं, दैट कैन बी आस्क्ड, जो पूछे जा सकते हैं। तो आप सबके आंसर यहाँ से दे सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आप लिख सकते हैं वहाँ पे,
ठीक है ना। तो ये धड़ाक लिख देना, बिल्कुल मार्क्स फुल आने वाले हैं आपके, बिल्कुल घबराने वाला बात नहीं है। अब आते हैं एज पे भैया, एज, आयु। गुरुकुल में पढ़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? जैसे कि आज की डेट में भी स्टेट गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन रखे हुए हैं कि कितने साल का बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए, तो ये सब सिस्टम शुरू से बनते आ रहे हैं। अब पढ़ते हैं एज। देखो ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण वर्ग से जो बच्चे होते थे, उनको 8 से 16 साल के लिए, 8 से 16 साल की उम्र में शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। 8 साल से शुरू करके और 16 साल तक। मैं पहले बता चुका हूं कि 8 साल तक, यानी 5 साल से 8 साल तक जो बच्चा था वो प्राइमरी एजुकेशन लेता था, और वो प्रीस्ट, जो फैमिली प्रीस्ट होते थे, वहां पे लेता था। तो उसके बाद ब्राह्मण जो है 8 साल शिक्षा लेता था, 8 से 16 साल। तो ये स्प्रिंग कहते हैं बसंत ऋतु को, बसंत ऋतु को। तो स्प्रिंग के बसंत ऋतु में ये शिक्षा प्रारंभ होती थी। और स्नातक की अगर उसे उपाधि लेनी है तो उसे 12 साल पढ़ना पड़ता था। अगर बसु पढ़ना है, बसु की उपाधि लेनी है ब्राह्मण को, तो 24 साल तक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। अगर उसे रुद्र की उपाधि लेनी है तो उसे 36 साल तक शिक्षा ग्रहण करती थी। और अगर उसे आदित्य की उपाधि लेनी है तो 48 साल तक पढ़ना पड़ता था। मतलब हर एक डिग्री, जैसे कि आज हम कह सकते हैं स्नातक, और आपका संस्कृत में अगर चले आप शास्त्री होते हैं, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से उस टाइम पे होती थी। तो स्नातक के लिए 12 साल, बसु के लिए 24 साल, रुद्र के लिए 36 साल, और आदित्य की डिग्री के लिए 48 साल तक पढ़ना पड़ता था। क्षत्रिय, क्षत्रिय मैंने बताया है, क्षत्रिय वो क्लास थी जो रक्षा, डिफेंस के लिए काम करती थी, देश की रक्षा के लिए, सेना में नौकरी करने के लिए, ठीक है ना। तो इनकी शिक्षा जो है वो 11 साल की उम्र में शुरू होती थी, क्योंकि एक क्षत्रिय को जो धनुर्विद्या वगैरह या जो भी शस्त्रों की विद्या दी जाती थी, तो उसके लिए उसका बड़ा होना बहुत जरूरी होता था। तो 11 साल से वो शुरू होती थी और 22 साल तक होती थी, यानी 11 साल तक उसको पढ़ना पड़ता था। और ये जो शिक्षा थी ये समर में, गर्मियों के मौसम में शुरू होती थी। वैश्य, वैश्य की जो पढ़ाई होती थी शुरू, वो 12 साल के लिए, क्योंकि वैश्य को वो अपने सिर्फ हिसाब किताब के लिए पढ़ता था, वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, बस 12 साल की उम्र में पढ़ना शुरू करता था, और 22 साल तक उसको अपनी शिक्षा पूरी कर करके अपने काम में लग जाता था। और उसकी जो पढ़ाई शुरू होती थी वो ऑटम कहते हैं पतझड़ को, पतझड़ के मौसम से शुरू होती थी। मतलब टाइम था कि किस टाइम पे कौन से क्लास की एजुकेशन को शुरू किया जाना है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। ब्राह्मण 8 से 16 साल वसंत ऋतु में, स्नातक को 12 वर्ष कहते हैं, बसु को 24 वर्ष तक पढ़ना पड़ता था, रुद्र को 36 वर्ष तक, और आदित्य को 48 वर्ष तक। अक्षत्री को 11 वर्ष से शुरू होकर के 22 साल तक शिक्षा लेनी होती थी, गर्मियों में उसकी शिक्षा स्टार्ट होती थी। वैश्य को 12 साल से शुरू होकर के 22 साल तक शिक्षा लेनी होती थी, शरद ऋतु में उसकी शिक्षा स्टार्ट होती थी। ओके, तो ये मैंने आपको बताया एज फैक्टर, कि उस टाइम पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो एज रूल थे वो क्या थे। आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ गुरुकुल्स, गुरुकुलों के प्रकार। देखो गुरुकुलों के भी प्रकार थे भैया उस टाइम पे। काइंड्स ऑफ गुरुकुल, जैसे आप आज देख रहे हैं बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड हैं, सीबीएसई है, आईसीएसई है, यूपी बोर्ड है, ठीक है ना, केवी है, केवीएस है, एनवीएस है। तो इस प्रकार से ये सब पुराने जमाने से चलता रहा है। तो गुरुकुलों के प्रकार देख लेते हैं एक बार। काइंड्स ऑफ गुरुकुल्स, गुरुकुलों के प्रकार। एक टोल होता था। ये टोल का क्या काम होता था? टोल टू इम्पार्ट हायर एजुकेशन इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर ओनली। टोल वो होते थे जो केवल भाषा और साहित्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए होते थे, बस जो सिर्फ भाषा की और साहित्य की एजुकेशन देते थे, उनको बोलते थे टोल गुरुकुल। अब घाटिका कौन से गुरुकुल होते थे? टू इम्पार्ट स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, फिलोसॉफी एंड एथिक्स। घाटिका जो थे वो भाषा, साहित्य के साथ साथ धर्म, दर्शन और नैतिकता का विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने के लिए होते थे। अब चरण क्या होते थे? चरण होते थे टू इम्पार्ट सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वेदा। चरण में वेद के कुछ विशिष्ट भाग प्रदान करने के लिए, मतलब वेदों की शिक्षा कहाँ दी जाती थी? चरण गुरुकुल में दी जाती थी। और चतुष्पक्षी गुरुकुल कौन से होते थे? टू टीच द 4 स्क्रिप्चर्स, फिलोसॉफी, पुराण, ग्रामर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चतुष्पक्षी में 4 शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था, दर्शन, पुराण, व्याकरण और प्रशासन। इनको पढ़ाने के लिए क्या होते थे? चतुष्पक्षी नाम के गुरुकुल होते थे। तो गुरुकुल को इस प्रकार से कौन कौन से टाइप की एजुकेशन वहां पे दी जाती थी, तो उसको हम अलग अलग नाम पे रखा। जैसे कि आज भी आप देख सकते हैं, आज भी इस तरह से बनाया हुआ है। जैसे कि सपोज कीजिए आपको इंजीनियरिंग में जाना है, कौन कौन सी ब्रांच में जाना है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऐसे आईआईटीज होते हैं। आपको डॉक्टरी में जाना है तो उसके लिए मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, ठीक है ना, उसके लिए नीट का एग्जाम करना पड़ता है।
और तो इसी तरह से पुराने ज़माने से ही मतलब हर टाइप की एजुकेशन के लिए हर टाइप का अलग अलग सिस्टम बना हुआ था। आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ एडमिशन, एकेडमिक सेशन एंड हॉलीडेज। क्योंकि काम भैया आज भी चल रहे हैं, तो पहले भी छुट्टियां चाहिए होती थी, ऐसा नहीं कि लगातार ही काम चल रहे हैं। तो एडमिशन का प्रोसेस क्या होता था? एडमिशन का प्रोसेस मैंने वही बताया है कि बच्चे को ये जो भी एक जनेऊ सूत का आई थिंक उसमें 7 धागे होते हैं, तो उसको वो गले से लेकर के और नीचे तक आता है थाई तक, तो उसको एक सूत का धागा पहनाया जाता था, यज्ञ करा करके उसको गुरुकुल को सौंपा जाता था, गुरु को सौंपा जाता था। तो ये प्रवेश की प्रक्रिया होती थी उस टाइम पे। उसका एज फैक्टर देखा जाता था, उसकी एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका एडमिशन करा जाता था। अब एकेडमिक सेशन कब से कब तक चलता था? जैसे कि हमारा आजकल सेशन जो चल रहा है वो अप्रैल से मार्च तक चलता है, अप्रैल टू मार्च। उसमें विंटर ब्रेक भी होता है, समर ब्रेक भी होता है। तो ऐसे ही ये सब प्रक्रियाएं कुछ उस टाइम पे भी थी, लेकिन उस टाइम का जो एकेडमिक सेशन और हॉलीडेज थी उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। क्योंकि बिगिनिंग ऑन पूर्णिमा, फुल मून इन श्रावण मंथ कोल्ड श्रावणी सेरेमनी। क्योंकि शिक्षा की जो शुरुआत होती थी वो श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा जब जिस दिन पूरा चांद निकलता है, पूर्णिमा फुल मून होता है, तो पूर्णिमा से शुरू होता था श्रावण मास के अंदर बरसात के मौसम में, जिसको श्रावणी संस्कार कहा जाता था। और जब वो उसकी पढ़ाई शुरू होती थी तो उसको हम क्या कहते थे? श्रावणी संस्कार। और ये खत्म कब होता था? पौष माह के अंदर। पौष मास लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास आता है। आई थिंक जो आजकल चल रहा है यही चल रहा है, पौष का महीना। तो पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन संस्कार के साथ समापन होता था उसकी सेशन का, फिर उनको घर भेज दिया जाता था। ठीक है ना? तो इस प्रकार एक शैक्षणिक सत्र 5 महीने तक चलता था। कितने महीने तक? 5 महीने तक शैक्षणिक सत्र चलता था। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एंडिंग विद द पूर्णिमा इन पोष मंथ विद द उत्सर्जन सेरेमनी, दस एन एकेडमिक सेशन लास्टेड 5 मंथ्स। 5 महीने तक पढ़ाई होती थी बस। आज की तरह नहीं भैया 9 महीने पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 5 महीने पढ़ाते थे। अब आता यूनिफॉर्म पे, वर्दी क्या होती थी? द डियर स्किन वॉज यूज एट द अपर गारमेंट। जो हिरन की खाल होती थी ऊपर का पहनावा पहनने के लिए, ऊपर मतलब अपर, जो आज भी हम पहनते हैं जिसको शर्ट कहते हैं, कुर्ता कहते हैं, तो अपर में उस टाइम पे क्या पहनते थे? हिरन की खाल को ऊपरी वस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मण काले हिरन की खाल पहनता था और निचला हिस्सा रेशे से ढका हुआ होता था, यानी फाइबर की धोती पहनता था। ओके, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ इंग्लिश में, ए ब्राह्मण वोर ब्लैक बक स्किन एंड द लोअर पार्ट वॉज कवर्ड विद फाइबर। वो धोती वगैरह पहनते थे। ओके, ये ब्राह्मण का पहनावा था, हिरन की खाल और निचला हिस्सा फाइबर का। अब आते हैं अगला भैया, अक्षत्रिय की ड्रेस कैसी होती थी? अक्षत्रिय की मतलब हर वर्ग की अलग अलग यूनिफॉर्म, जिससे हम उस व्यक्ति को देखकर ही पहचान जाएं कि अक्षत्रिय है, ब्राह्मण है या फिर वैश्य है। ओके, देखकर ही पहचान जाते थे उसके पहनावे से कि व्यक्ति क्षत्रिय है, ब्राह्मण है या वैश्य है। तो अक्षत्रिय के बारे में पढ़ते हैं। अक्षत्रिय यूज टू वियर स्पॉटेड डियर स्किन एंड लोअर पार्ट ऑफ सिल्क। एक अक्षत्रिय चित्तीदार हिरन की खाल पहनता था का ऊपर अपर पार्ट, और रेशम का निचला हिस्सा पहनता था। नीचे वाली धोती कौन सी होती थी? रेशम की बनी होती थी। वैश्य के लिए देखते हैं, वैश्य वुड वियर गोट स्किन। वैश्य जो होते थे वो गोट स्किन पहनते थे, बकरी की खाल, और लोअर पार्ट ऑफ वूलन क्लोथ्स। और नीचे की धोती होती थी वो कौन सी होती थी? ऊनी कपड़े की बनी होती थी। एक वैश्य बकरी की खाल और ऊनी कपड़े का निचला भाग पहनता था। ठीक है ना? तो ये थी उनकी यूनिफॉर्म। ओके, आगे चलते हैं भैया। मेरिट्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। देखिए क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि वैदिक काल की शिक्षा के गुण और अवगुणों का वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। वैदिक काल की शिक्षा के गुण बताइए, ये क्वेश्चन आ जाएगा। वैदिक काल की शिक्षा के अवगुण बताइए, डिमेरिट्स बताइए। तो कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैदिक काल की शिक्षा के कोई 2 गुण बताइए, कोई 2 अवगुण बताइए, ऐसे आ सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ये सब बन सकता है एक ही क्वेश्चन। तो लेकिन मैंने हर क्वेश्चन को लॉन्ग में बनाने के लिए आपको यहाँ पे बताया है, आप उस क्वेश्चन का लॉन्ग बना दें। ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। मेरिट्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक शिक्षा के अंदर गुण क्या थे उसको पढ़ेंगे। फ्री एजुकेशन, सबसे अच्छी बात क्या थी? शिक्षा मुफ्त में मिलती थी भैया। कोई अगर किसी के पास फीस नहीं है देने के लिए, कोई गरीब है, तब भी शिक्षा मिलती थी। कोई पाबंदी नहीं थी कि आपको इतने रुपये महीना की फीस देनी है। वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यापक अर्थ था। कोई छोटी मोटी बात के लिए शिक्षा नहीं पढ़ते थे। मतलब अशिक्षित व्यक्ति को एक तुच्छ व्यक्ति माना जाता था उस समाज के अंदर।
अगर आप अनएजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप शूद्र कहे जाते थे, ठीक है ना, आपको अनपढ़ गंवार माना जाता था। तो इसलिए मीनिंग क्या था, शिक्षा का व्यापक अर्थ था, शिक्षित व्यक्ति की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती थी समाज के अंदर उस समय। वाइडर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य थे। शिक्षा के उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं पीछे, लगभग 7-8 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। तो उद्देश्य भी शिक्षा के क्या थे, बड़े व्यापक थे, इसलिए शिक्षा दी जाती थी, भैया इसलिए पढ़, ठीक है ना। वाइडर करिकुलम, शिक्षा का व्यापक पाठ्यक्रम था, बहुत विशाल पाठ्यक्रम था। पशुपालन के लिए अलग शिक्षा हो गई, म्यूजिक के लिए अलग शिक्षा हो गई, आर्मी के लिए अलग शिक्षा दी जा रही है, चिकित्सा पद्धति के लिए अलग शिक्षा दी जा रही है, रसोइयों के लिए अलग शिक्षा दी जा रही है। तो हर प्रकार के लिए मतलब क्या था, वाइडर करिकुलम था। स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता थी। किसी को ब्राह्मण बनना है, पढ़ाने वाला बनना है, तो वहाँ पे मैंने बताया आपको कि 48 ईयर्स तक उसको आदित्य की उपाधि मिलती थी पढ़ने के लिए। तो एक स्पेशलाइजेशन भी था शिक्षा के अंदर कि कौन किस प्रकार का गुरु है, कौन किस में निपुण है, कोई धनुर्विद्या में, कोई तलवार में, कोई गदा में, ठीक है ना। तो ऐसी डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धति का विकास था उस टाइम पे। शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धति का विकास कहाँ था, वैदिक काल में। डिसिप्लिन लाइफ ऑफ टीचर एंड पीपल्स, शिक्षकों की भी और विद्यार्थियों की भी एक बहुत ही अनुशासित जीवन होता था। एमिएबल रिलेशन बिटवीन टीचर एंड पपिल, शिक्षक और शिक्षक के बीच मधुर संबंध थे, एक दूसरे में कटाफ नहीं थी कि आज 4 डंडे मार दिए, एक तमाचा लगा दिया पीठ पे और गुरुजी से नमस्ते करनी बंद कर दी, ऐसा नहीं था। अगर गुरु ने कितना भी डांट लिया, कुछ भी कह दिया, उसका सम्मान ही करना था, उसको हम कुछ भी नहीं कह सकते थे, गुरुजी को सम्मान ही करना था, एक दूसरे का सम्मान करते थे। गुरुजी भी ऐसे थे कि शिष्यों से प्यार करते थे, उनको अपना पुत्र मानते थे, बच्चा मानते थे, उनको अगर डांटते थे तो उनकी भलाई के लिए डांटते थे, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया अपना, ये एक मेरिट था, वैदिक शिक्षा का गुण था ये भी। और पढ़ते हैं प्रॉपर इन्वायरमेंट एंड लिविंग सिस्टम ऑफ गुरुकुल, गुरुकुल में उचित वातावरण और रहने की व्यवस्था थी। उस टाइम पे देखो गुरुकुल जो होते थे वो लगभग कहीं नदी के किनारे होते थे, और जहाँ पे गांव हो, शहर हो, उससे बहुत दूर होते थे। उनकी आवाज़ जिससे माना जाए, और उनके जो जीवन है पढ़ने में, उनको जो भौतिक जीवन है, लोगों को देख करके उनका जीना लग जाए कि ये लोग खेल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि हम भी वहाँ पे जाएं, ऐसा ही खाएं। तो उनका जो जीवन होता था गुरुकुल का, वो अलग ही होता था। वहाँ का जो वातावरण होता था बड़ा शुद्ध, और वहाँ की जो हवा, मौसम, पानी बड़ा ताज़ा, अलग ही होते थे गुरुकुल, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि ये गुण था वैदिक शिक्षा में। अब पढ़ते हैं भैया आगे इनके अवगुण, डीमेरिट्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, डीमेरिट्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक शिक्षा में कुछ दोष भी थे, वो दोष क्या थे, डिमेरिट्स कहते हैं दोषों को। दोष क्या थे, एजुकेशन नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, सबसे बड़ा दोष तो यही था कि शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी नहीं थी। राजा को शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, वो दे दे तो लाखों रुपए दे दे, नहीं दे तो नहीं सही, जिम्मेदारी नहीं थी, वो एक समाज का काम था। गुरुकुल को मैनेज करना समाज का, धनी व्यक्तियों का काम था, गुरु स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो एक बहुत बड़ा दोष था वैदिक काल की एजुकेशन में। अनसर्टेन सोर्स ऑफ इनकम, आय का अनिश्चित स्रोत, ठीक है, वो लोग कौशल कला के लिए और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो जिसमें वो निपुण कर देते थे किसी भी अपने शिष्य को, जिससे वो पैसा कमा सके, लेकिन कोई ऐसा स्पेशल एजुकेशन नहीं थी कि जिससे वो उसके पास पैसा आता ही रहेगा, वहाँ से वो अपना आय अर्जित कर सकता है। तो अनिश्चित, अनसर्टेन सोर्स ऑफ इनकम थी। नॉन साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गैर मनोवैज्ञानिक संरचना थी। नॉन साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, गैर मनोवैज्ञानिक संरचना। गैर मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है कि बच्चे के माइंड को सोचते हुए बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है, ऐसी शिक्षा पे कोई जोर नहीं था उस टाइम पे। बस ये था, कानून बड़े सख्त थे, सुबह को 4 बजे उठना है तो उठना है, बच्चे को कितना दर्द हो रहा है उस चीज़ पे थोड़ा सा कम ध्यान देते थे। मनोवैज्ञानिक संरचना का अभाव था, बच्चा सुखी कैसे रहेगा, खुश कैसे रहेगा, उन चीज़ों का थोड़ा सा अभाव था, वो लोग कम सोचते थे। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में एक रूपता का अभाव, मतलब हर गुरु, ये नहीं था कि स्टेट ने एक पाठ्यक्रम बना दिया भैया सभी को इसको फॉलो करना है। हर गुरुकुल का अपना अलग अलग करिकुलम था, अलग अलग पाठ्यक्रम था, वो कैसे पढ़ाते, एक रूपता का मतलब सिमिलरिटी नहीं थी। किसी ने किस गुरुकुल से पढ़ा है तो वहाँ का करिकुलम अलग हो गया, दूसरे गुरुकुल से पढ़ा है तो वहाँ भी वो अलग हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पे एक एनसीईआरटी की बुक बना दी गई तो सभी को बच्चों को उसमें पढ़ना है, ऑल ओवर यूपी, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे क्या था कि हर गुरुकुल का अपना एक पाठ्यक्रम होता था, ठीक है वो विज्ञान के बारे में पढ़ा रहा है, लेकिन जो पाठ्यक्रम था, तरीका था, वो अलग था, उसमें यूनिफॉर्मिटी थी।
इम्फेसिस ऑन क्रेमिंग, रटने पर जोर, कठोर अनुशासन, मार मार के पीट पीट करके बच्चों को पढ़ा जाता था। कठोर अनुशासन था, रटो भैया, पढ़ो, मंत्रों को पढ़ो, रटो, ठीक है ना। ठीक है, वो याद करते थे, वो विद्वान थे, लेकिन जोर, कठोर अनुशासन था, ये कमी थी। हैर्स डिसिप्लिन, एक्सेसिव, ये इसमें आ गया, रटने और जोर, कठोर अनुशासन, हाँ ये रटने पर जोर इसमें है, और कठोर अनुशासन आ गया हार्श डिसिप्लिन। एक्सेसिव इम्फेसिस ऑन रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर अत्यधिक जोर था। धर्म के लिए लोग मरते मरते थे, बिल्कुल मरते मिटते थे। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा मतलब समाज में एक दूसरे का सम्मान करना, इस पर बहुत जोर दिया जाता था। धर्म को बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, ठीक है ना, अपने धर्म के लिए मर जाना, मिट जाना, तो उसके लिए बड़ी वैल्यू थी धर्म की। तो एक्सेसिव इम्फेसिस ऑन रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता का अभाव था। सपोज कीजिए एक बच्चा किसी और तरीके से पढ़ना चाहता है, उसका ये है, लेकिन नहीं, एक ही रूल था, जो गुरुजी ने कह दिया वही करना है। ओके, तो लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि बच्चों को मारना पीटना बंद कर दिया गया है, तो ये इस टाइम पे सब चीज़ें नहीं थी। निग्लेक्ट ऑफ वर्ल्डली लाइफ, सांसारिक जीवन की उपेक्षा, जो हमारी भौतिक जीवन है इसकी उपेक्षा की जाती थी उस टाइम पे। सिर्फ जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ईश्वर के पास जाने के लिए गॉड को बड़ी महत्व दिया जाता था। संसार में हमें जीना है, भौतिक सुख लेने हैं, तो इन चीज़ों से बहुत दूर रखा जाता था लोगों को। हमेशा यही कहा जाता था कि नहीं, ये भौतिक सुख कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर में आस्था रखो। तो धर्म के लिए बढ़ावा दिया जाता था, सांसारिक जीवन की उपेक्षा की जाती थी। हेटेड फॉर मैनुअल वर्क एंड फिजिकल लेबर, शारीरिक श्रम और शारीरिक श्रम की प्रति घृणा, शारीरिक श्रम की प्रति घृणा मतलब कोई शारीरिक श्रम करने के लिए जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग है, ये खुद अपना काम नहीं करते थे, ये करवाते थे। शूद्र वर्ग जो था उससे करवाते थे। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कोई काम करने भी लग जाए अपना आप खुद, तो उससे नफरत करते थे, उससे घृणा करते थे, वो गलत था। भाई अपना काम हम स्वयं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक समाज के अंदर वर्ग बना दिया कि वही वो काम करेगा, वही भाई वो क्यों काम करे, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो शारीरिक श्रम और शारीरिक श्रम के प्रति घृणा थी। जो काम करने वाले लोग थे उनसे घृणा करते थे कि भैया ये तो तुच्छ लोग हैं। एक्सेसिव इंपोर्टेंस टू रिलीजन, धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। वही है धर्म को अत्यधिक महत्व देने वाली बात, कि आपने कहा कि सपोज ये अनपढ़ व्यक्ति है, इसी से काम करवाएंगे घर का, इसको पढ़ने नहीं देंगे, इसी को धर्म मानते थे लोग अपना। बर्थ ऑफ न्यू रिलीजन, डॉक्टर एस एन मुखर्जी, डॉक्टर एफ ई कीज, नई धर्म का जन्म हुआ उस टाइम पे। सबसे एक डिफेक्टिव कह सकते हैं, सबसे बहुत ही वैदिक शिक्षा के दोष में सबसे टॉप पे रहना चाहिए पॉइंट, नए धर्मों को जन्म हुआ। अगर शूद्र वर्ग के साथ लोग उस टाइम अन्याय ना करते तो शायद जैन और बौद्ध धर्म जैसे समुदाय वैदिक काल से उनका अपना अलग समुदाय ना बनाते। तो नए धर्मों को का जन्म होने के लिए मजबूर किया गया, ऐसा डॉक्टर एस एन मुखर्जी कहते हैं, डॉक्टर एफ ई के कहते हैं। डॉक्टर एफ ई के कहते हैं कि अगर वैदिक शिक्षा में कुछ दोष ना होते तो जैन और बुद्धिज्म की तरफ लोग ना बढ़ते। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये थी वैदिक काल से संबंधित शिक्षा के ऑब्जेक्टिव, उनका पाठ्यक्रम, उनके गुरु कैसे होते थे, शिक्षक कैसे होते थे, करिकुलम कैसा था उस टाइम पे, एज कितनी में पढ़ना पड़ता था, ये मैंने सब बताया है आपको। किस लिए लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे उनके, आइडियल क्या था, आइडियोलॉजी क्या थी उनकी, उस काल की शिक्षा में क्या गुण थे, क्या अवगुण थे, ये सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखते रहने के लिए आप लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि बीएड से संबंधित हर यूनिट से, हर टॉपिक से संबंधित वीडियो आपको बना के देता रहूं। जय हिंद, जय भारत।